और आइए खबरें विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर जाति और सामाजिक समीकरण सेट करने की कोशिश की है। साथ ही गठबंधन के साथियों को वेलकम गिफ्ट देकर पूरब से पश्चिम तक चुनावी शंखनाद कर दिया है, क्योंकि मंत्रिमंडल की शपथ लेने के बाद राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 पार का नारा दिया है। पूर्वांचल में पकड़ बनाने के लिए ओपी राजभर कारगर साबित होने वाले हैं। उनकी 10 जिलों में अच्छी पकड़ है। वहीं पश्चिमी यूपी में आरएलडी से विधायक अनिल कुमार को मंत्री बनाने से दलित वोट बैंक पर पकड़ मजबूत होगी। और बात दारा सिंह चौहान की करें तो वो ओबीसी चेहरा है जिनकी मऊ आजमगढ़ में अच्छी पकड़ है। तो वहीं वेस्ट यूपी में आरएलडी के साथ सुनील शर्मा भी सवर्ण को साधने की कोशिश करेंगे। यानी कि योगी मंत्रिमंडल में शामिल ये चारों नेता 24 के रण में कमाल करने वाले हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी मंत्रिमंडल का विस्तार उस जनाधार को समेटने के लिए है जिससे पूरब से पश्चिम तक सामाजिक समीकरण सेट किया जाए, जिससे क्षेत्रवार ओबीसी दलित वोट बैंक को जोड़ा जा सके और उन सीटों पर भी बढ़त बनाई जा सके जिस पर 2019 के चुनाव में बीजेपी को चुनौती मिली थी। ये सिर्फ मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बल्कि जयंत के साथ राजभर और दारा सिंह चौहान के लिए वेलकम गिफ्ट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने वाले ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन चुके हैं। दारा सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। वहीं आरएलडी कोटे से भी अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है। देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो भरोसा किया उन्होंने इस पिछड़े समाज पर, आने वाली पार्लियामेंट के चुनाव में 80 के 80 सीट जितवा करके 400 के लक्ष्य को पार करके फिर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमी बिहार तक पूरा भरा पड़ा है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसका निर्वाह पूरी जिम्मेदारी के साथ ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। सर, तो आपकी क्या कुछ तैयारी है? लोकसभा का चुनाव भी करेंगे? लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 के 80। आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी का उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग जो है आगे ये जो अपना एनडीए गठबंधन है इसको मजबूत करने का काम करेंगे। लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? सब लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे चुनाव। दरअसल ये वो चेहरा है जिनका अपनी जाति अपने वर्ग के वोटर्स पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इनका दावा है कि वो चुनाव में वोटर्स को साधने में कामयाब रहेंगे। ऐसे में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो 3% राजभर मतदाताओं को साथ लाएंगे। पूरब की राजनीति में अहम योगदान देंगे। अनिल कुमार दलित जाटो वर्ग से आते हैं जिसकी संख्या करीब 20% है। अनिल कुमार के जरिए पश्चिमी यूपी का समीकरण साधेंगे। दारा सिंह चौहान ओबीसी के नौनिया समाज से आते हैं जिसकी संख्या 2 से 3% है। दारा सिंह की मऊ आजमगढ़ में सियासी पकड़ है। सुनील कुमार शर्मा ब्राह्मण चेहरा है। ब्राह्मणों की संख्या करीब 11% है। इनके जरिए वेस्ट यूपी में समीकरण साधेंगे। दरअसल मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर बीजेपी के सामाजिक समीकरणों और चुनाव में वोटों के बड़े इजाफे के तौर पर देखा जा रहा है। मसलन बीजेपी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए अपने सामाजिक समीकरण को
साधने की कोशिश में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित वर्ग की त्रिवेणी रूपी जो देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार चल रही है, उसका यह दृश्य है कि आज 4 हमारे माननीय कैबिनेट मंत्रियों ने बधाई ली है, वो शपथ ली है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनके कार्यकाल सफल हो इसकी मंगल कामनाएं देता हूं और वह गठबंधन की सरकार को और ताकतवर बनाने में सफल हों, ऐसी कामना करता हूं। यानी 4 मंत्रियों के दम पर बीजेपी ने यूपी में पूरब से पश्चिम को साधने की कोशिश की है और मंत्री बनने के बाद ये चारों नेता चुनावी रण में उतरने वाले हैं, ताकि हर सीट पर अपने अपने वोटर्स के बीच मिशन 80 को सफल बनाने का संदेश दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में अब किसानों को बिजली के बिल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि किसानों की मांग को योगी सरकार ने पूरा कर दिया है। साथ ही बकाया बिजली का बिल भी किसानों को अब राहत दे रहा है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त में बिजली मिलेगी। सिंचाई करने वाले किसानों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं किसानों के बकाया बिजली बिल में भी छूट देने का फैसला लिया गया है। साथ ही फसल नुकसान पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके साथ ही 23 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश को उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ एससीआर को विकसित किया जाएगा। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का देश की बड़ी सौगात मिली है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में सीधे तौर पर था कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। आज योगी सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। किसानों को जिनके नलकूप हैं, जो सिंचाई जिससे होती है, उनको बिजली अब मुफ्त मिलेगी और जिनका बकाया बिजली का बिल है किसानों का, उनमें भी छूट दी जाएगी। तो दूसरी तरफ योगी कैबिनेट की बैठक में कई और बड़े फैसले लिए गए हैं। योगी सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का फैसला लिया है। 6 जिलों को मिलाकर एससीआर बनाया जाएगा। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर विकसित होगा। हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ एससीआर में शामिल। राजधानी क्षेत्र बनने से इन जिलों का तेजी से विकास होगा। यानी कि नीति अब उत्तर प्रदेश को दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर विकसित करने की है, जिससे रोजगार के साथ ही स्मार्ट सिटी का सपना भी सच हो सके। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024। काफी दिनों से ये बात महसूस की जा रही थी कि जो राज्य राजधानी क्षेत्र है, खास तौर से बाराबंकी है, रायबरेली है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, जो लखनऊ के जितने भी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें अनियोजित विकास न हो। उद्देश्य यह है कि नियोजित विकास हो, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीआर बना दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, उसी प्रकार से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर भी नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जो विकास हो वो सुनियोजित हो। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी कैबिनेट का ये फैसला किसानों के साथ नौजवानों को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, ताकि फर्क समझाया जा सके। पहले और मौजूदा सरकार के बीच फर्क बताया जा सके, एसपी और बीजेपी के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिवारवाद पर विपक्षी नेता सेल्फ गोल कर चुके हैं, क्योंकि मंच पर जो भी बीजेपी के बड़े नेता सिर्फ एक ही नारा लगाते दिखते हैं, मोदी का परिवार। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने इस चुनावी मुहिम को न्यूज़ 18 के मंच पर भी उठाया, तो सीएम योगी और पीएम मोदी भी विपक्ष पर करारा हमला बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा, परिवारवादियों ने देश को बर्बाद किया, लेकिन विपक्ष मेरे परिवार को गाली दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए देश ही मेरा परिवार है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, परिवारवादियों ने जमीन आसमान बेचे, परिवारवादियों ने शीश महल बनवाए, लेकिन मोदी देश के गरीबों के घर बनवा रहा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे 24 के चुनाव में परिवार वाला मुद्दा गर्मा चुका है। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब
और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। देश का बच्चा बच्चा मोदी का परिवार है। युवा, महिला और किसान मोदी का परिवार है। बीजेपी का यही नारा 24 के चुनाव से पहले हिट हो चुका है। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौबारों तक मोदी का परिवार वाला पोस्टर छपा है और इसी के दम पर नारा 400 पार का दिया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। भाइयों बहनों, मैंने घर छोड़ा है, खुद के लिए नहीं, मौज मस्ती के लिए नहीं, मेरे देश के लिए। लालू यादव की राहुल वाली गलती से एक बार फिर बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा मिल चुका है। अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक सोशल मीडिया पर अपना बायो बदल चुके हैं और उसी सोशल मीडिया के जरिए जनता से अपील भी कर रहे हैं। सीएम योगी ने बायो में मोदी का परिवार लिखने के बाद देश प्रदेश की जनता से अपील की। उन्होंने लिखा, आपके यशस्वी नेतृत्व में हम सभी भारत के महान लोकतंत्र एवं मतदान प्रक्रिया को और अधिक सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देश का नव मतदाता वर्ग आपके आह्वान मेरा पहला वोट देश के लिए से जुड़कर विकसित भारत की निर्माण यात्रा में सहभागी बनने के लिए संकल्पित हैं। तो वहीं न्यूज 18 के मंच पर डिप्टी सीएम ने भी मोदी का परिवार वाला नारा दिया। साथ ही विपक्ष के परिवारवादी सोच पर करारा हमला बोला। उनको मालूम है कि इस बार भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है उसका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए बौखलाहट में ऐसा बयान देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से, देश की जनता की ओर से उसका जवाब मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पूरा भारत वर्ष यानी मैं भारतवासी और भारतवासी भारत के जितने वासी हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। देखिए जी, हम सब मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और मोदी जी का विशाल भारत, एक एक बच्चा मोदी जी के परिवार का सदस्य है, एक एक निवासी मोदी जी के परिवार का सदस्य है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे मोदी जी का परिवार पूरा छा गया है और इस बात का द्योतक है कि भारत की जनता माननीय मोदी जी को अपना अभिभावक, अपने परिवार का सदस्य मानती। चुनाव से ठीक पहले मोदी का परिवार वाला मुद्दा विपक्ष की रणनीति पर हावी हो चुका है। मैं भी चौकीदार की तरह चुनावी मुहिम बन चुका है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की राह अब और कठिन हो चुकी है, क्योंकि 400 पार के बाद मोदी का परिवार किसी चुनौती से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बतौर प्रधानमंत्री लोकप्रियता के सर्वे में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी सबसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं। एप्सोस इंडिया बस के अनुसार नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम संभालने के दौरान फरवरी 2024 में 75% की अप्रूवल रेटिंग हासिल की है, जो कि सितंबर 2023 में 65% थी। और दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ शहरों और समूहों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए काफी अच्छी रेटिंग दी है। उत्तर भारत में प्रधानमंत्री मोदी की 92% लोकप्रियता है, मतलब दूसरे नेता मोदी के मुकाबले दूर दूर तक नहीं है। वहीं पूर्वी भारत में मोदी की लोकप्रियता 84% है। यहाँ पर भी मोदी बहुत आगे हैं और बहुत ज्यादा आगे हैं। वहीं पश्चिमी भारत की बात करें तो पीएम मोदी की लोकप्रियता 80% है। यहां भी मोदी का ग्राफ इतना ऊंचा है कि दूसरा हर कोई बौना नजर आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना काम संभालने में नरेंद्र मोदी की रेटिंग को जांचने के लिए आयु वर्ग में भी ये पता किया गया कि मोदी लोकप्रिय कितने हैं और हर वर्ग में मोदी लोकप्रिय नजर आए। पीएम मोदी हर वर्ग में लोकप्रिय है। 45+ आयु वर्ग के 79% लोग पीएम मोदी को पसंद करते हैं। वहीं 18 से 30 साल के आयु वर्ग में यानी कि युवा वर्ग का 75% हिस्सा पीएम मोदी को पसंद करता है।
वहीं 31 से 45 साल के वर्ग की बात करें तो 71% लोगों में मोदी लोकप्रिय हैं और देश के 75% महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है। वहीं 74% पुरुषों की नजर में पीएम मोदी पसंदीदा नेता के रूप में बने हुए हैं। ओवरऑल पीएम की रेटिंग पर बात करें तो पीएम मोदी का ग्राफ पिछले 2 सालों में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। दिसंबर 2022 यानी कि आज से 2 साल पहले तक पीएम मोदी की लोकप्रियता 60% थी। तो वहीं फरवरी 2023 में ग्राफ बढ़कर 67% हो गया, यानी 3 महीने में 7% लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। वहीं बाद सितंबर 2023 में मोदी की लोकप्रियता की करें तो 66% रहा, जो फरवरी के मुकाबले में महज 1% कम रहा। और अब फरवरी 2024 में पीएम मोदी के ग्राफ में जबरदस्त इजाफा हुआ है। फरवरी में पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ 75% पर पहुंच गया और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्राफ में काफी बढ़त देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।